हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का जो एग्जाम होने वाला है और साथ में पीसीएस 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर में प्रस्तावित है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे देखकर आप सभी अपनी प्रारंभिक परीक्षा को और भी मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये बार बार पूछा जाता है। तो हम वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबा के रखें। जैसे ही वीडियो शुरू होगी, आप तक जैसे ही क्लास शुरू होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं क्या क्या हैं, आइए पहले इसको देखते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, भारत का राष्ट्रपति एक होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। ठीक, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपाल की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 52 ही कहता है कि जो हमारे राष्ट्रपति में, तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपाल की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 53 में ये बताता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होंगे। तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? प्रधान सेनापति होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इसमें संसद, आप जानते हैं जो संसद है हमारी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य को, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य, कितने सदस्य? कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। और फिर जो विधानसभाएं होती हैं, जो राज्यों की विधानसभा होती है, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो भी भाग लेते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी की, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके लिए संविधान का 17वां संविधान संशोधन हुआ था। 17वां संविधान संशोधन जो कब से प्रभावी है? 1 जून 1995 से प्रभावी है। इसको याद रखिएगा, ये डेट बहुत कम लोग बताएंगे आपको, पढ़े तो सब लोग होंगे लेकिन 1 जून 1995 की डेट बहुत कम लोगों को पता होगी। और ये अगर प्रश्न आ जाए क्रोनोलॉजी कराने के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, प्रभावी कब से है? 1 जून 1995 से। ठीक है, अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है उसके रीति जो है अनुच्छेद 55 में उल्लिखित किया गया है, किस रीति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और उसके लिए कुछ फार्मूला बताया गया है, उस फार्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, और उस फार्मूले के अनुसार होता है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति की पदावधि क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि यानी हमारा जो राष्ट्रपति है, पद ग्रहण की तारीख से, इसको याद रखिएगा, कब? पद ग्रहण की तारीख से। जिस दिन पद ग्रहण करेगा उसी दिन वह माना जाएगा कि हो गया। जिस दिन निर्वाचन होता है उस दिन नहीं, जिस दिन चुनाव जीत जाता है उस दिन नहीं। ठीक है, जिस दिन पद ग्रहण करेगा उस दिन से माना जाता है। और पद ग्रहण करेगा, ठीक है, और अगर वो चाहे तो इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसको इस्तीफा देगा? उपराष्ट्रपति को। इसी अनुच्छेद में बात की गई है, इस्तीफा किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 56 में बात की गई है कि राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। और यदि पद अवधि समाप्त हो गई है 5 वर्ष की, पद ग्रहण की तारीख से कितने वर्ष रहता है? 5 वर्ष। और 5 वर्ष के भीतर अगर निर्वाचन नहीं हो गया है, ठीक है, नया उत्तराधिकारी नहीं चुना गया है, तब तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, अपने उत्तराधिकारी को पद सौंपने के बाद वो इस्तीफा देता है। ठीक है, और यदि मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा सौंपा है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति जो है तुरंत संबोधित त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। और ये सभी किसमें? अनुच्छेद 56 में है। ठीक है, ये अनुच्छेद याद रखिएगा, किसमें है? अनुच्छेद 56 में। किसमें है? अनुच्छेद 56 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा तो होगा राष्ट्रपति की पदावधि, लेकिन ये चीजें दिमाग में नहीं होंगी कि राष्ट्रपति जो है इस्तीफा जब देगा उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ये भी किसमें है? अनुच्छेद 56 में है। ठीक है, ये तो पता है सबको कि लोकसभा अध्यक्ष को देगा, लेकिन किस अनुच्छेद में है ये आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, अनुच्छेद 56 में। ठीक है, इसका पुनर्निर्वाचन की पात्रता है, यानी जो हमारा राष्ट्रपति है पुनर्निर्वाचन हो सकता है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। ठीक है,
राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है, ठीक है। एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। आप जानते हैं भारत में राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो कि 2 बार राष्ट्रपति बना हो। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हता किसमें है? अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 58 में क्या है? अर्हता है। और अर्हता क्या है? जो पहला भारत का नागरिक हो, क्या हो? भारत का नागरिक हो, ठीक है। भाई साहब, भारत का नागरिक हो किसी तरह से हो, ठीक है। अगर भारत का नागरिक है या जन्म से हो या पंजीकरण के द्वारा हो या नागरिकता अधिनियम जो 2019 के प्रावधान आए हैं उनके अनुसार नागरिकता ग्रहण किया हुआ है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। साथ में 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उसके बाद लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, ठीक है। यानी लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की अर्हता रखता हो, ठीक है। और इसके बाद दूसरा क्या है कि कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया क्या? लाभ का पद धारण किया नहीं होना चाहिए। तो अब प्रश्न ये भी बनता है कि राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता यदि वह लाभ का पद धारण करता है। ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा अनुच्छेद 58 में। किसमें है? अनुच्छेद 58 में है, ठीक है। अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या है? तो शर्तें क्या है कि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ना तो लोकसभा का, ना तो राज्यसभा का, ना ही विधानसभा का, ना ही विधान परिषद का, ठीक है। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि वह सदन का सदस्य होते हुए चुन लिया जाता है तो जिस दिन वह निर्वाचन पद ग्रहण करेगा, ठीक है, पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, पद ग्रहण जिस दिन करेगा उस दिन से इस सदन का सदस्य नहीं रहेगा। यानी मान लीजिए वो निर्वाचन जीत गया चुनाव, तो चुनाव जीतने के बाद सीट नहीं खाली हो जाएगी तुरंत। जिस दिन पद ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति महोदय उस दिन सीट खाली होगी, उसके पहले नहीं, ठीक है। आप जानते हैं कि जब आप लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हो जाएंगे तो तुरंत आपको पैसा तनख्वाह तो नहीं मिलती है। तनख्वाह तो ज्वाइनिंग कराने के बाद मिलती है ना। तो ज्वाइनिंग जब हो जाएगा तभी तो माने जाएंगे कि आप अधिकारी बन गए हैं, उसके पहले तो नहीं बनेंगे। तो इसी तरह याद रखिएगा कि राष्ट्रपति महोदय भी चुनाव जीत जाते हैं तो जब तक पद ग्रहण नहीं कर लेते, शपथ नहीं ले लेते हैं, तब तक उन्हें क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निष्कासित नहीं किया जाएगा, यानी वो बने रहेंगे। जिस दिन ग्रहण ग्रहण कर लेंगे उसी दिन से रिक्त मान ली जाएगी। दूसरा, कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद, याद रखिएगा, लाभ का पद धारण करता है तो वह निर्वाचन होने का पात्र नहीं होगा, ऐसा 58 में है। और 59 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वह किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करे, ठीक है। और उसी में है अनुच्छेद 59 में भी, अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए हुए, ठीक है, बिना किराया दिए हुए अपने निवास का उपभोग कर सकता है, उपलब्धियां लेगा, भत्ते लेंगे, विशेषाधिकार का यूज करेगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। यानी राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, उपलब्धियां कौन अवधारित करता है? तो हमारी संसद करती है, ठीक है। कौन करता है? हमारी संसद करती है, ठीक है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते जो है उनकी पद या अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ऐसा भी अनुच्छेद 59 में उल्लेख किया गया, ठीक है। 59 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उनकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी अनुच्छेद 59 में है, ठीक। फिर है अनुच्छेद 7, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा, शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायमूर्ति दिलाते हैं। कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और अगर वह अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो दिलाएगा, ठीक है। वरिष्ठतम न्यायाधीश वो दिलाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? दिलाते हैं मुख्य न्यायमूर्ति। लेकिन इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति को देंगे इस्तीफा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे, ऐसा किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 56 में, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 56 में है, ठीक। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की गई, ठीक है, अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। और यदि, ठीक है, अनुच्छेद 56 कहता है, अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करता है, ठीक है, अतिक्रमण, ठीक, अतिक्रमण करता है तब उस पर महाभियोग लगाया जाएगा, तब उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। ऐसा किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 56 में। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, हटाया जाएगा,
या किसमें है, अनुच्छेद 56 में है। लेकिन महाभियोग की चलाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसमें है, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट है, ऐसा किसी ने आपको अभी तक समझाया नहीं होगा। ठीक है, और संविधान जब शपथ लेता है, जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं शपथ लेते हैं, ठीक है, तो मतलब महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया इसमें अलग अलग प्रोसेस है कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगेगा। संसद का कोई सदन आरोप लगा देगा, कोई भी सदन आरोप लगा देगा। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन क्या करेगा, आरोप लगाएगा। आरोप लगाने की प्रतिस्थापना किसी ऐसे संकल्प से निर्दिष्ट नहीं होगी जो कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया। ठीक है, यानी 14 दिन की सूचना दे देंगे और फिर एक चौथाई सदस्य, यानी लोकसभा में लग रहा है तो एक चौथाई सदस्य, राज्यसभा में लग रहा है तो एक चौथाई सदस्य क्या करेंगे, हस्ताक्षर से संकल्प प्रस्तावित करेंगे। ठीक है, पहले संकल्प आएगा। ठीक, और उस सदन की कुल सदस्य संख्या यानी 2/3 बहुमत। ठीक है, कुल सदस्य संख्या तो मान लीजिए 545 सदस्य हैं, 545 गुणे 2/3 कर दीजिए, 545 की कुल सदस्य संख्या के 2/3। ठीक है, बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ठीक है, 545 के 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। ठीक है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से। ठीक, फिर दूसरा सदन इसका अन्वेषण करेगा, जांच करेगा, फिर वह क्या करेगा, पारित करेगा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। ठीक है, अन्वेषण करेगा और ठीक है, अगर आरोप सिद्ध होता है तो 2/3 बहुमत से पारित करेगा, तब माना जाएगा कि राष्ट्रपति को हटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 61 समझ में आ गया होगा आपको। अनुच्छेद 60 बता देते हैं कि अनुच्छेद 60 में जो शपथ है वह संविधान की रक्षा, संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। ठीक है, संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेता है। ठीक, यानी जो राष्ट्रपति होता है वो किसकी शपथ लेता है, ठीक है, तो संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। ठीक, ये दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करते समय आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी। तो जो अगर कोई आकस्मिक व्यक्ति है उसकी पदावधि क्या होगी, तो राष्ट्रपति पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त भरने पर निर्वाचन पदावधि समाप्ति से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। ऐसा किया गया है कि मतलब उनकी पद अवधि जो है 25 जुलाई को अगर खत्म हो रही तो उससे पहले निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। और यदि मान लीजिए बीच में रिक्त हो गया है, किसी कारण से निधन हो गया है, तो फिर 6 महीने के भीतर, ठीक है, 6 महीने के भीतर निर्वाचन कर लिया जाएगा। कितने महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर निर्वाचन कर लिया जाएगा। और इसके बाद जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वो 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। कितने वर्ष के लिए चुना जाएगा, 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ठीक है, तो आइए, ये तो आपको याद रहेगा। ठीक है, बस इसे एक कोड बता दें, आप लोगों को याद रहेगा। रा का नी री का, राका नीरी का, नीरी का, नीरी जानते हैं ना, नीरी नागपुर में है। राका नीरी का, दुआ, दुआ द स न। ठीक है, राका नीरी का दुआ दशम। राका भारत का एक राष्ट्रपति होगा। का से कार्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 53 हो जाएगा। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 55 में निर्वाचन की रीति होगी। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, क्या है, कार्यकाल है। 57 में दोबारा निर्वाचन है, दो से दोबारा निर्वाचन हो जाएगा। और से अर्हता हो जाएगा। 58 में अर्हता है, जैसा बताया गया समझ लीजिएगा। द से है दशाएं, ठीक है, दशाएं हैं, कौन सी दशा होगी, शर्त क्या होगी। और इस स से है शपथ। ठीक है, स से है शपथ, पहले दशा आएगी फिर शपथ लेगा और फिर महाभियोग चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा, महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। आइए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और अगला स्लाइड है भारत के राष्ट्रपति का जो क्रम है उन्हें देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति 1950-1962 तक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 है, बीबी गिरी 1969 से 1974 है, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 है, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 है, ज्ञानी जैल सिंह जो है ये 1982 से 1987 है, आर वेंकट रमन 1987 से 1992 है, शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 है, के आर नारायण 1997 से 2002 है, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 है, प्रतिभा पाटिल 2002 से 2012 है, ठीक है, 2007 से 2012 है, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 है, रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 है, द्रौपदी मुर्मू 2022 से वर्तमान समय तक। ठीक है, वर्तमान समय तक। ठीक है, इनको याद रखने के लिए कोड लिख लीजिए आप लोग, रा स
जा वी फ नी, रास जावी फनी, ज्ञा वे सं के अ प्र ति, अप्रति मुखर्जी, अप्रति मुखर्जी को द्रौपदी, द्रौपदी, ठीक है। रास जावी फनी, जावे संग के, अप्रति मुखर्जी को द्रौपदी। रास से राजेंद्र के साथ, स से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, वी से विवेगिनी, फ से फखरुद्दीन अली अहमद, नी से नीलम संजू रेड्डी, ज्ञा से ज्ञानी जैल सिंह, वे से वेंकट रमन, स से शंकर दयाल, के से के आर नारायणन, फिर अ से अब्दुल कलाम, प से प्रतिभा मुखर्जी, मुखर्जी से प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, मुखर्जी से प्रणब मुखर्जी, और को से रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और राष्ट्रपति का क्रम क्रोनोलॉजी पूछ लेगा तो याद रहेगा। राधा नीली का दुआ दशम और राज जाविफनी ज्ञावेशन के इस कोड के साथ आज करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के सभी को थैंक यू, धन्यवाद। किस और नए सेशन का वीडियो चाहते हैं उसे जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, साथ में पीसीआर 2025 के लिए भी यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।